अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रेंज से क्या मुराद है और हम देखेंगे लिमिट ऑफ डिटेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं रेंज। The working range of a method is the concentration range over which acceptable accuracy and precision are obtained। अगर हम किसी मेथड या किसी इक्विपमेंट की रेंज की बात करें तो इससे मुराद आपके पास इस मेथड की या इक्विपमेंट की वो रेंज है जिसमें ये आपको करेक्ट आंसर देता है। करेक्ट किस सेंस में? एक्यूरेसी होनी चाहिए, ट्रू वैल्यू के करीब आंसर आए, प्लस आपकी जो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स हैं वो प्रिसाइज आपस में होनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि आपको लीनियरिटी अचीव हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर कंसेंट्रेशंस मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास एब्जॉर्बेंस अगर है, ठीक है। अब हमारे पास जो डिफरेंट सैंपल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले की यहाँ पर आंसर आ गया, दूसरे का यहाँ आ गया, ठीक है। तीसरी आपने रेप्लिकेट मेजरमेंट ली, उसका यहाँ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जी जो चौथा है वो यहाँ आ रहा है, पांचवा इधर कहीं आ रहा है, ठीक है, छठा यहाँ कहीं आ रहा है। अब आप देखें तो आपकी ये रेंज थी, ठीक है। इसका मतलब है कि इस कंसंट्रेशन तक, यहाँ तक ये जो कंसंट्रेशन थी, यहाँ तक उसने हमें क्या दिया है? लीनियर रिस्पॉन्स दिया है। प्रिसीजन भी थी, देखें सारी वैल्यूज करीब करीब आ रही हैं, ठीक है। और एक्यूरेसी थी क्योंकि लिनियरिटी अचीव हो रही है। इस कंसंट्रेशन से जो आगे वाली कंसंट्रेशन थी वो क्या कर रही हैं? वो इसकी रेंज में नहीं आ रही, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर जनरली स्पेसिफाइड इन एस्टैब्लिशिंग अ मेथड। आपका एक अच्छा मेथड जो है उसके अंदर अच्छी एक्यूरेसी प्रिसीजन होना जरूरी है। किससे पता लगती है? उस मेथड की रेंज से, उसकी लिनियरिटी से पता लगता है। इसके अलावा ये कि आपके पास जो प्रिसीजन है वो इस पे भी डिपेंड करती है। अगर आपने सोल्यूशन, ये जो कंसंट्रेशंस बनाई हैं, अगर आपने बहुत डाइल्यूट सोल्यूशंस बना लिए हैं 0.001, तो भी हो सकता है कि वो आपके उस मेथड की रेंज में ना आए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर आपने बहुत कंसंट्रेटेड सोल्यूशन रन कर दी है, जैसे आमतौर पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आउट ऑफ दी रेंज वो कहेगा कि आपकी जो है कंसंट्रेशन रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना दिए या आपने बहुत डाइल्यूट बना दिए, इस वजह से वो मेथड की रेंज में नहीं आ रहा। तो फिर हमें उन चीजों को भी देखते हुए अपने मेथड की रेंज देखना होगी। लेकिन ओवरऑल ये है कि आपकी मेथड की रेंज या आपके इक्विपमेंट की रेंज से मुराद क्या है कि वो कंसंट्रेशन रेंज जिसमें वो आपको एक्यूरेट और प्रिसाइज आंसर्स दे रहा है, वो आपके पास क्या कहलाएगी? आपके मेथड की रेंज कहलाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे लिमिट ऑफ डिटेक्शन, एलओडी। जो डिटेक्शन लिमिट है या जो लिमिट ऑफ डिटेक्शन है, ये आपको इसी बुक के चैप्टर नंबर 3 में जरा डिटेल में दी गई है। तो हम यहाँ से कहते हैं, मैं आपके साथ इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। और ये हमारे पास इसी बुक के पेज नंबर 105 चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। अब डिटेक्शन लिमिट है क्या? अंडरलाइन करें, द कंसंट्रेशन दैट गिव्स अ सिग्नल इक्वल टू 3 times the standard deviation of the background above the mean background is generally taken as detection limit। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पर आपको, अब जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो देयर इज अ डिग्री ऑफ नॉइस एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट्स दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ एनालाइट दैट कैन बी डिटेक्टेड। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने इंस्ट्रूमेंट रन किया और आपको सिर्फ अपने सैंपल का सिग्नल मिलेगा, नो। आपको अपने सैंपल, अगर आप सैंपल रन नहीं भी करें तो भी आपको हो सकता है कि कोई छोटे छोटे सिग्नल्स मिले, ठीक है। उसकी कई रीजंस हो सकती हैं, कोई इसकी इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन हो सकती है, कोई हवा के अंदर पाई जाने वाली ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन, कोई भी इंटरफेरेंस हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉइस का नाम देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ नॉइस जरूर होता है। नॉइस से मुराद क्या है? आपके सैंपल के अलावा जो चीजें हैं उनकी अगर कोई मेजरमेंट, उनका सिग्नल आ रहा है तो वो नॉइस कहलाता है। कह रहे हैं कि विद अ मेजरमेंट दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ एनालाइट दैट कैन बी डिटेक्टेड। अब इससे क्या होगा? आपको अपने सिग्नल और जो नॉइस है उनमें क्या हो सकती है? कंफ्यूजन हो सकती है। The noise is reflected in the precision of the blank or background signal, and noise may be apparent even when there is no significant blank signal। आप लोग याद करें, हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि हम ब्लैंक रन करते हैं। ब्लैंक क्या चीज थी? हमने पढ़ा था ब्लैंक के अंदर क्या होता है। देखें, अगर आपका सैंपल है ए
और आपने इसके अंदर कोई सॉल्वेंट बी डाला है और कोई आपने इसके अंदर और प्रिकर्सर सी डाला है, ठीक है, ये आपका सैंपल है। ब्लैंक क्या होगा कि मैं इसके अंदर से ये जो ए है मेरा सॉल्यूट ये ना डालूं, इसके अलावा बी भी डाल दूं और सी भी डाल दूं, यानी अपने सैंपल के अलावा हर चीज अगर डाल दूं तो वो क्या कहलाता है, ब्लैंक कहलाता है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास आमतौर पर ब्लैंक जो होता है वो भी कोई ना कोई सिग्नल देता है, और बाज औकात अगर आपके ब्लैंक नहीं भी रन करे तो भी आपको कोई ना कोई सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इन द डार्क करंट ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फ्लेम फ्लिकर इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड अदर फैक्टर्स। डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन तो उसमें हो सकता है कि फ्लेम जो है वो स्टेडी नहीं है, स्टैटिक नहीं है, बल्कि वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी रिजल्ट्स में फ्लक्चुएशन आ रही है। फिर जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, ये आपके जितने भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं उनमें लगा हुआ डिटेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब आप ऑन करते हैं तो हो सकता है करंट की फ्लक्चुएशन उस तक हो। तो इन सब चीजों की वजह से ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जो सिग्नल मिल रहा है वो हमारे सैंपल का ही है। वो आपकी बैकग्राउंड नॉइस हो सकती है, वो आपके सैंपल का जो ब्लैंक है उसकी वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो फिर कैसे पता लगेगा कि कौन सी क्वांटिटी ऐसी है मिनिमम जो है वो डिटेक्ट हो रही है, वो कैसे पता लगेगी? अब हम इसको देखते हैं। लिमिट ऑफ डिटेक्शन, इसको अंडरलाइन कर लें, लोएस्ट कंसेंट्रेशन लेवल दैट कैन बी डिटरमिन्ड टू बी स्टेटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम एन एनालाइट ब्लैंक। लिमिट ऑफ डिटेक्शन क्या है? ये उस कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है जो कि एनालाइट ब्लैंक से डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आपने ये आपके ब्लैंक का फॉर एग्जांपल सिग्नल था, ठीक है, और ये आपके सैंपल का सिग्नल था। तो लिमिट ऑफ डिटेक्शन क्या होगी? ये वो लिमिट है आपके मेथड की, आपके इंस्ट्रूमेंट की, जो इस बात में फर्क कर सके कि यस ये आपके ब्लैंक का सिग्नल था, ये आपके नॉइस की वजह से था, और ये आपके सैंपल का सिग्नल है, ठीक है। तो वो उस इंस्ट्रूमेंट की, उस मेथड की क्या कहलाती है? लिमिट ऑफ डिटेक्शन कहलाती है, कि वो उस लीस्ट क्वांटिटी को क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उन्होंने इसी बात को डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया है। देयर आर न्यूमरस ways that detection have limit have been defined. एक और तरीका क्या डिफाइन करने का? The concentration that gives twice the peak to peak noise of a series of background signal measurements is sometimes taken as the detection limit. वो कह रहे हैं, ये देखें, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी की सारी, ये सब क्या है? आपकी बेस लाइन है, जो कि किसकी वजह से है? आपके कह लें नॉइस की वजह से है, ठीक है, बैकग्राउंड जो भी अब्जॉर्बेंस उनकी वजह से। वो कह रही है कि आपके पास वो सिग्नल जो इस सारी बेस लाइन का 2 टाइम्स हो। देखें, ये जो बेस लाइन जा रही है, ये बेस लाइन ये मैक्सिमम यहाँ तक जा रही है, इसका उन्होंने कहा कि जी टोटल जो है वो कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, पीक टू पीक नॉइस। पीक टू पीक का मतलब ये होता है मिनिमम और मैक्सिमम सिग्नल। देखिए ये लाइन कैसे बनी होगी, ये मिनिमम सिग्नल था, ये मैक्सिमम सिग्नल, ठीक है, इनको मिला दिया, फिर मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह करके, ठीक है। ये आपके पास किसके लिए आ गया? ये आपकी बैकग्राउंड आ गई। ये किसके लिए आ गया? आपके सैंपल के लिए आ गया। ये आपके इस तरह से पीक टू पीक नॉइस चलती गई। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इनको देखें, पीक टू पीक नॉइस यानी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट देखें, तो वो आंसर हमारा आ रहा है 6 दिया हुआ, 6 डिविजन्स, ठीक है। आपका वो सिग्नल जो इस नॉइस का 2 टाइम्स है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके सैंपल की लिमिट ऑफ, आपके मेथड की लिमिट ऑफ डिटेक्शन को कर रहा है, जो कि ये दिया गया है, इसके पास लिखा हुआ है 12, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है? ये वो कंसेंट्रेशन है जो क्या कर रही है? दैट गिव्स ट्वाइस द पीक टू पीक नॉइस। पीक टू पीक नॉइस किसको बोला है उन्होंने? ये आपके सारे पीक टू पीक नॉइस दिए हुए हैं, ठीक है। इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी? 6 आ रही थी। इसका 2 टाइम्स क्या है? 12 है। जो कौन दे रहा है? हमारी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन दे रही है। वो कंसंट्रेशन आपकी क्या कहलाएगी? लिमिट ऑफ डिटेक्शन कहलाएगी। एक और इसको डिफाइन करने का वे क्या है? अ मोर जनरल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ LOD इज एज फॉलोअर्स। LOD is the concentration that gives a signal that is above the background signal. ये देखें, ये सारा क्या कहला रहा है जो मैंने रेड से हाईलाइट किया? ये आपका यहाँ तक बैकग्राउंड सिग्नल था, नॉइस था, और ये क्या है? ये आपके सैंपल का सिग्नल है। तो वो आपसे ये कह रही हैं कि वो कंसंट्रेशन जो कि सिग्नल देती है
above the background signal, background signal से ज्यादा सिग्नल दे रही है, कितना ज्यादा दे रही है, 3 times the standard deviation of the background signal, ठीक है। आपके पास ये जो बैकग्राउंड नॉइस है, इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी उनके हमने क्या लेनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे जो अबव आपको सिग्नल आ रहा होगा वो आपके सैंपल की क्या होगी, लिमिट ऑफ डिटेक्शन होगी। इट इज इंस्ट्रक्टिव टू कंपेयर the twice the peak to peak baseline noise criterion with the 3 times standard deviation of the baseline criteria। देखें दो क्राइटेरिया आ गए, एक ये वाला क्राइटेरिया था जिसका मुताबिक क्या था कि जो बेस लाइन आ रही है, बेस लाइन किसको कह रहे हैं, जो बैकग्राउंड नॉइस की वजह से है, उसका 2 टाइम्स अगर सिग्नल आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि बैकग्राउंड सिग्नल की स्टैंडर्ड डेविएशन का आप 3 टाइम्स ले लें, ठीक है, उससे जो ऊपर सिग्नल आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि बेस्ट वे क्या है कि हम इन दोनों डेफिनेशंस को यूज करते हुए दोनों को क्या कर लें, कंपेयर कर लें, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, नोट डाटा कॉन्टिन्यूस ट्रेस एज डिपिक्टेड इन फिगर 3.6, इस वाली फिगर की बात कर रहे हैं, इज टेंट अमाउंट टू एन इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, कि ये किसके इक्वल है, इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल है। ये आप यहाँ तक कर लीजिए, बाकी वाली लाइंस आगे से कट कर दीजिए, वो टी टेस्ट टी टेबल के अकॉर्डिंग उनको आप रहने दीजिए। यहाँ से आप ये वाली लाइंस इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम पढ़ते हैं। देखें यहाँ पर बता रहे हैं इस फिगर को एक्सप्लेन करते हुए, peak to peak noise level as a basis for detection limit, peak to peak noise level this one, ठीक है। The background fluctuations represent continuously recorded background signal with the analyte measurement represented by the peak signal। देखिए ये क्या है, जो आपकी बैकग्राउंड में कोई ना कोई अब्जॉर्बेंस हो रही है, कोई फ्लक्चुएशन उसकी वजह से है, और ये किसकी वजह से है, आपके सैंपल की वजह से है। A detectable analyte signal would be 12 divisions above a line drawn through the एवरेज ऑफ द बेसलाइन फ्लक्चुएशंस। ये देखें, ये आपकी क्या थी, एवरेज लाइन थी फ्लक्चुएशंस, ये उनसे क्या है, 12 डिविजन्स क्या है, ऊपर है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इसकी एक नीचे एग्जांपल भी देखते हैं। देखें, आपने इसके लिए याद रखना है कि हमने जो एलओडी के लिए फॉर्मूला यूज करना है वो है कि आपकी जो भी ब्लैंक आपने रन किए हैं, जो आपकी बैकग्राउंड सिग्नल है, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने लेना है 3 टाइम्स, ठीक है। डिवाइड क्या कर देना है, आपने उसकी स्लोप m के साथ आपने डिवाइड कर देना है। अगर स्लोप m नहीं दी गई, तो अगर सिंगल वैल्यू दी गई है तो आपने उस सिंगल वैल्यू के साथ उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि a series of sequential baseline absorbance measurements are made in a spectrophotometric method for determining the purity of aspirin in tablets using a blank solution। अब ये देखें, सीक्वेंशियल बेसलाइन एब्जॉर्बेंस का मतलब ये है कि अभी हमने अपना सैंपल रन नहीं किया, हमने ब्लैंक के लिए बारी बारी जो बेसलाइन ली, तो हमें डिफरेंट एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज जो थी ये ब्लैंक के लिए हमें अचीव हुई हैं, ठीक है। और सैंपल के लिए क्या है, ये सैंपल है हमारा स्टैंडर्ड 1 ppm एस्पिरिन सोल्यूशन, जिसकी रीडिंग कितनी आ रही है, 0.051, हमने बतानी है डिटेक्शन लिमिट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ब्लैंक हैं, ठीक है, जो बैकग्राउंड बेस लाइन दे रहे हैं, इन सब का हम मीन निकाल के इनकी क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि उन्होंने ये निकाली है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0.0096 आ जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम अपने सैंपल की एब्जॉर्बेंस के साथ, यानी यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं आपके सामने लिख देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई किसके साथ आप करेंगे, इसको 0.0032 के साथ। 0.0032 कहाँ से आया, जब आपने इन तमाम वैल्यूज का, ये जो आपकी दी गई हैं ये वाली वैल्यूज 0.002 है, इन सबका क्या लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, तो वहां से आपके पास ये आई। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, अब आपने इनको डिवाइड करना है। डिवाइड, अगर आपके पास स्टैंडर्ड्स की काफी सारी रीडिंग्स दी गई होती तो आप उनकी स्लोप से डिवाइड करते, यहाँ चूंकि उन्होंने आपको एक रीडिंग दी है, अब आप क्या करेंगे, 0.051 के अंदर से आप इन सारों के मीन को माइनस करेंगे, क्योंकि ये भी तो एब्जॉर्बेंस दे रहे हैं ना। 0.051 माइनस 0.004 कहाँ से आ रहा है, ये आपके पास इन तमाम बैकग्राउंड वैल्यूज का मीन है, मीन माइनस कर देंगे
तो ये हमारे पास एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, सैंपल की है। अब हम क्या करेंगे, ये कैसे आया 0.0096, जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तब आया, इसको आप डिवाइड करेंगे 0.047 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.2 ppm। 0.2 ppm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जो कि क्या हो सकती है, डिटेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं उसी चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4 है आपका, जो गुड लैब प्रैक्टिस वाला। ठीक है, वहां पर लिमिट ऑफ डिटेक्शन में क्या बता रहे हैं, अब हम वहां चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर बता रहे हैं कि टिपिकली रेप्लिकेट ब्लैंक ऑफ सैंपल मैट्रिक्स आर एनालाइज्ड टू डिटरमिन द मीन ब्लैंक वैल्यू एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप इस पॉइंट को पिक कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, अपने सैंपल मैट्रिक्स के रेप्लिकेट ब्लैंक्स, यानी आप उसके 5-6 मरतबा क्या करेंगे, ब्लैंक रन करेंगे, और क्या करेंगे, उसका आप मीन ब्लैंक वैल्यू निकालेंगे और उसकी क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो मैट्रिक्स है उसके अंदर आप स्पाइकिंग करेंगे, अपना एनालाइट यानी कि ऐड करेंगे। ठीक है, और कितना ऐड करेंगे कि वो सिग्नल आपको 10 टाइम्स आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन के दे। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे 10 टाइम्स कहा हुआ है। द लिमिट ऑफ डिटेक्शन इज द कंसंट्रेशन कैलकुलेटेड टू गिव अ रिस्पांस इक्वल टू ब्लैंक सिग्नल प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, ये कंसंट्रेशन क्या होगी कि ये वो रिस्पांस होगा, रिस्पांस किसके बराबर होगा, ब्लैंक सिग्नल कितना आ रहा है प्लस जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, ये उसके बराबर आपका रिस्पांस आएगा। ये कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही, कंसंट्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एब्जॉर्बेंस के जो रिस्पांस है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल उन्होंने आपको एक दिया हुआ है, ये आपके पास है एग्जाम्पल 4.3। One definition of analytical method limit of detection is in a GLP laboratory is a signal that is 3 times as great as the standard deviation of a blank or a low level sample if m is slope of the calibration curve। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब आपसे कह रहे हैं कि जो रेप्लिकेट रन किए गए ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, ब्लैंक की द स्लोप ऑफ द कैलिब्रेशन कर्व, ये आपको स्लोप दी गई है, आपने क्या करना है, एलओडी फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज का क्या लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्लोप से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल आएगी, एलओडी लिमिट ऑफ डिटेक्शन निकल आएगी। ठीक है, अब ये था हमारा रेंज, और लिमिट ऑफ डिटेक्शन क्या है, कल हम स्टार्ट करेंगे लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन।